तो ये दिखाए सर, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन मिसाइल मैन का है, उन्हीं का बर्थडे है। और क्योंकि आपके कलाम साहब का जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ और एक सामान्य फैमिली से भारत के प्रथम नागरिक तक की उन्होंने यात्रा की। 58 में चूंकि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पास कर चुके थे और 58 में उन्होंने DRDO में ज्वाइन किया। और जब आपकी 69 में जब इसरो संस्था एस्टेब्लिश हुई तो उसमें आ गए। और उसी समय क्योंकि आपके VVM एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए VVM एग्जाम कंडक्ट जो होता है, और ऐसे भी दौर साइंस का है, ये सब चीजें जाननी चाहिए। 75 में 19 अप्रैल 75 को जो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया, तो लॉन्चिंग व्हीकल अपना नहीं था। इसका क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा 19 अप्रैल, कई बार अप्रैल में इस डिफरेंशिएट कर देता है, तो 19 अप्रैल 75 में लॉन्चिंग व्हीकल अपना नहीं था। तो जो पहला लॉन्चिंग व्हीकल इंडिया का बना वो SLV-3 हुआ, और SLV-3 के प्रोजेक्ट मैनेजर वहीं थे, कलाम साहब ही थे SLV-3 के। और वहीं जब 82 में, चूंकि अब ये दौर ही आ गया कि मिसाइल का दौर था, तो मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था उन्होंने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया, और 83 में गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ। और आगे चल करके उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, ब्रह्मोस, इस ढंग के कई मिसाइल के जनक माने जाते हैं वो, जो कि मिसाइल ही नहीं बल्कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी। जैसे कि आपका जो नाग है वो एंटी टैंक मिसाइल है, जो आकाश है वो दूसरे मिसाइल को आकाश में ही खत्म कर देने की क्षमता रखता है। तो इस ढंग का जो डेवलपमेंट हुआ वो कलाम साहब का किया हुआ, और इसी के चलते उनको 81 में पद्म भूषण मिला, 90 में पद्म विभूषण मिला, और 97 में भारत रत्न दिया गया। 11वें प्रेसिडेंट के रूप में वो 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने। उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, क्योंकि आम आदमी से मिलकर बहुत रहते थे। और मैं तो उनको नजदीक से देखा था। 98 की बात है, जब पोखरण 2 का परीक्षण चल रहा था, तो मुझे भी काम था कुछ दिल्ली में उस समय। और जो आप जो बिल्डिंग देखते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो देखते हैं, जो 2 साइड में है, एक साउथ ब्लॉक एक नॉर्थ ब्लॉक बोलता है। तो साउथ ब्लॉक में आपके प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स बैठते हैं, और नॉर्थ में होम और फाइनेंस बैठते हैं। और उसी में चूंकि मुझे भी काम था, मैं उनको देखता था। सामने निकलिएगा वहां से तो श्री कृष्ण मेनन मार्ग है, जिसमें उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। क्योंकि उस समय इंडिया एक बहुत बड़ा टेस्ट से गुजरने वाला था, वो था पोखरण सेकेंड। और पोखरण सेकेंड के परीक्षण के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, और वो आदमी तैयार कर चुका है, इसलिए किसी को बोलना भी नहीं था, कोई जाने भी नहीं। लेकिन बार बार आते थे जॉर्ज साहब के यहाँ। जॉर्ज साहब उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। श्री कृष्ण मेनन मार्ग जो रोड है, पार्लियामेंट से निकलने सीधा है कृष्ण मेनन मार्ग, और राइट साइड में सेना भवन है। अक्सर आते थे, तो उनकी एक बारीकी मैं देखता था कि परिचितों को देख करके तो बहुत लोग मुस्कुराते हैं, वो अपरिचितों को भी देखकर मुस्कुराते थे और सबको हाथ जोड़ते थे। पता नहीं
मिसाइल मैन से थे ही, लेकिन वो स्माइल मैन भी हमको लगते थे। सबसे मुस्कुराना, सबसे ये करना, सबसे एक आभास देना कि हाँ मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। भीड़ को भी, अपरिचित को भी वो देख के मुस्कुराते थे। कितने महान व्यक्तित्व थे। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये उनकी उपलब्धि है। और वीवीएम के प्रोग्राम के लिए आपके एग्जाम के लिए और चीज आगे बढ़ाते हुए आपको मैं बताया था कि एस्ट्रोनॉमी में क्या योगदान है इंडियंस का। तो उसमें कुछ और आगे, जैसे कि मैं आपको बताया था कि ऋग्वेद में 360 डेज डिवाइड बाई 12 का ऋग्वेद में कंसेप्ट है। यजुर्वेदा में आप देखोगे तो यजुर्वेदा में लूनर ईयर और सोलर ईयर का कंसेप्ट है, मतलब 354 डेज का ईयर और 365 डेज का ईयर, यह यजुर्वेद में एक कंसेप्ट है। लगत के द्वारा ज्योतिष दिया गया, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल्ड फॉर्म में लगत के द्वारा दिया गया। इस चीज को याद रखना ये बहुत जरूरी है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी ढंग से देखोगे कि आगे आपके जो 12 जोडिएक साइन है, ये यवन जातक फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड आया हुआ है 269 में। क्योंकि जातक का मतलब होता है बुद्ध के जन्म की कहानियां और यवन का मतलब होता है बाहरी। तो कुछ लोग इस पर ग्रीक इन्फ्लुएंस कहते हैं, क्योंकि और भी वर्णन है कि मंथ में जो दो पक्ष होता है, मान लो कि एक लाइट का और एक डार्क का, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसको लोग ग्रीक इन्फ्लुएंस मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे यजुर्वेद को ही, जो कि लगभग 800-900 BC का है, उसी को दो पार्ट में दिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसलिए कई चीजें इंडिया की वैसी है जो कि बाहर के लोग उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन वास्तव में हमने पक्ष का डिवीजन मंथ के भीतर दो पार्ट, यह तो यजुर्वेद के टाइम से ही है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसी ढंग से आगे देखते हैं कि आर्यभट्ट का टाइम आता है, जिसको कि जिन्होंने आर्यभट्टीय बुक लिखी, ठीक ना, ये सैद्धांतिक पीरियड है। जो सैद्धांतिक पीरियड में आपका नाम आता है आर्यभट्ट का आता है, वराह मिहिर का आता है। आर्यभट्ट का टाइम हो गया 476 में उनका बर्थ होता है, और आर्यभट्टीय बुक लिखे 499 में। वैसे ही 505 में वराह मिहिर का नाम आता है, जिन्होंने कि बृहद संहिता और पंच सिद्धांति का कई एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट जो होता है वो आपको दो व्यक्ति हैं, ब्रह्मगुप्त हैं और भास्कर फर्स्ट हैं, 598 और 600। उन्हीं ने, ये जो ऐसा टाइम है कि इसमें सिद्धांत आए सारे ज्योतिष के, एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांत आए, जैसे सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। यह ब्रह्मगुप्त का 22nd चैप्टर है, जिसमें घटी यंत्र भी आया। आगे चल करके इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन, आगे अलबर्नी आता है तो वह ट्रांसलेट करता है अरबियन में और पर्शियन में, जिसे पूरी दुनिया जानती है। और उसी समय गोल दीपिका ग्रंथ आपको 14th सेंचुरी में परमेश्वर के द्वारा दिया गया गोल दीपिका, जिसका आर्मिलरी स्फीयर के बारे में और ग्लोब के बारे में जानकारी है। कि ग्लोब वेस्ट वाले बताते हैं कि हमने बाद में इन्वेंट किया, लेकिन एक कंसेप्ट उसी समय आ चुका था, क्योंकि एक स्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो भी कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीज हैं, उस समय ये कंसेप्ट आ चुका था। तो इन चीजों को भी याद रखिएगा, क्योंकि देखिए भले ही ग्लोब बाद में आया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ही नाम भूगोल रखा। क्योंकि वेस्ट के लोग बिफोर 14th सेंचुरी इस चीज को मानते थे कि अर्थ चपटा है, अर्थ स्फीयर के रूप में नहीं है, लेकिन हमने अपने सब्जेक्ट का नाम ही भूगोल रखा। भू मीन्स पृथ्वी और गोल मीन्स मतलब गोल। इसके बाद से जो पोस्ट सिद्धांतिक डेवलपमेंट है, इसमें सवाई जयसिंह का कंट्रीब्यूशन है। ऑब्जर्वेटरी में आप चॉइस में दे देगा, पांचों का नाम दे देगा, और इसमें याद रखिएगा ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, तो दिल्ली में है, जंतर मंतर, जयपुर में है, मथुरा में है, वाराणसी में है और उज्जैन में है। आज जो देखते हैं कि इलाहाबाद से डिवाइड होता है 82.5 डिग्री पर, वह कभी समय हमारा था कि उज्जैन से होता था एंशिएंट पीरियड में, बहुत पहले, क्योंकि वही जगह था महाकाल का। बाद में कैलकुलेशन के लोग बनारस को भी यूज किया, अभी भी करते हैं, पंचांग वाले लोग करते हैं, बनारस को यूज करते हैं। स्टैंडर्ड में इलाहाबाद को हम लोग मानते हैं 82.5 को, लेकिन एंशिएंट वही महाकाल था। तो ये जो 5 जगह जो ऑब्जर्वेटरी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कई बार जाकर वहां देखिएगा लघु सम्राट यंत्र,
या आपके जयपुर में है, ऑब्जर्वेटरी में जाकर के वहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा, उस चीज़ को देखिएगा, तो उससे टाइम का कैलकुलेशन होता है। और खुद जाइएगा आप, जयपुर का जो एक वाल है, वह वाल इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, और वह 27 डिग्री पर झुका हुआ है, और ठीक उतना ही पर झुका हुआ है 27 डिग्री जितना जो कि जयपुर का लैटिट्यूड है। वहाँ भी 26.91 या उसी उतना ही पर उसका वाल का इंक्लिनेशन है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। वैसे ही राम यंत्र है जो कि सन का अल्टीट्यूड को मापने के लिए कि सूरज की दूरी कितनी है, सूरज की ऊंचाई कितनी है। वैसे ही मिस्र यंत्र है जो कि सवाई जयसिंह सेकंड के लड़के माधो सिंह के द्वारा किया गया दिल्ली में, तो उससे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट डे की जानकारी मिलती है, जो आपको 21 जून को और दिसंबर को होता है। तो ये सारी चीज़ें भी ईवीएम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।